सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है। आइंदा माली साल का बजट तैयार हो रहा है और इस्लामाबाद में IMF के साथ सख्त मगर फैसला कुन मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी इत्तफाक़ राय होना बाकी है, जिसकी वजह से बजट पेश करने की तारीख 2 जून से बढ़ाकर 10 जून कर दी गई है। ये मुज़ाकरात सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर बराह रास्त असर डालेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक्सेस पावर जनरेशन को डिजिटल माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम डिजिटल इनोवेशन के मैदान में एक इनकलाब की बुनियाद बन सकता है। आज हम बात करेंगे बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिल सकेगा। आज हम बात करेंगे IMF के मुतालबात क्या हैं और पाकिस्तान क्या मांग रहा है। क्या डिजिटल इनोवेशन जैसे इनकलाबी मंसूबे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, और सबसे अहम आम पाकिस्तानी के लिए इस सब का मतलब क्या है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत ताहाल मुकम्मल न हो सकी। 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद IMF वफ्द वाशिंगटन वापस चला गया और एलामिया में कहा गया है कि बजट पर हतमी इत्तफाक़ राय के लिए बातचीत आइंदा दिनों में जारी रहेगी। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने बताया कि मुज़ाकरात में महसूलात बढ़ाने, टैक्स नेट को वसी करने और सरकारी अखराजात को तरजीही बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए का कहना है कि फरीकैन के दरमियान बुनियादी बजट सरप्लस के हदफ पर तो इत्तफाक है, लेकिन हदफ तक पहुंचने के तरीकेकार पर अब तक इख्तलाफात मौजूद हैं। साल 2026 के लिए हुकूमत ने GDP के 1.6% सरप्लस का हदफ रखा है, जिसकी मालियत तकरीबन 2100 अरब रुपए बनती है। IMF ने तवानाई के शोबे की इस्लाहात, सब्सिडी में कमी और महंगी बिजली की पैदावारी लागत कम करने पर जोर दिया। ताहम बजट में पेंशनर्स पर टैक्स और रियल एस्टेट सेक्टर को दी जाने वाली रियायतों पर इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए मुजव्वज़ा रिलीफ को नाकाफी करार देते हुए मजीद रियायत का मुतालबा किया, लेकिन IMF ने मशरूत तजावीज़ दी है जिनमें पेंशनर्स पर टैक्स लगाना है। ज़राए का कहना है कि IMF ने ताहाल नए महसूलात के अहदाफ, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और बजट के बड़े शोबों पर इखराजात से मुताल्लिक हुकूमती तजावीज़ को हतमी मंजूरी नहीं दी। IMF हुक्काम के मुताबिक इक्तिसादी बहाली के लिए मौसर माली पॉलिसी, महंगाई पर काबू पाना और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान को डिजिटल इनोवेशन में आलमी रहनुमा बनाने के लिए हुकूमत ने एक इनकलाबी कदम उठाया है। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स को बिजली फराहम करने के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया। ये इकदाम खास तौर पर गैर इस्तेमाल शुदा बिजली को इस्तेमाल में लाकर पाकिस्तान को एक माली बोझ से निजात दिलाकर एक मुस्तहकम आमदनी पैदा करने वाले मौके में बदल देगा, क्योंकि कई पावर प्लांट्स अपनी कैपेसिटी से कम पर चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मौजूदा मुआशी हिकमत अमली पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकेगी या ये सिर्फ वक्ती सहारा बनकर रह जाएगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। मईशत के एतबार से इनकी राय की बहुत अहमियत है। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि ये जो IMF से बजट मुज़ाकरात तवील हो गए हैं, काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है, क्या रिलीफ मेजर्स लेने के लिए हुकूमत को कोई मुश्किलात होंगी आपके ख्याल में? आई थिंक ये कंसल्टेशन सेशन है, ये कोई कंडीशनलिटीज नहीं है। आपको तो इसका इल्म होना चाहिए कि ये इस पार्ट ऑफ कंडीशनलिटी नहीं है, लेकिन जो है वो प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट उनके साथ जो है कंसल्टेशन जो है वो करती है। जहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के पास स्पेस का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि स्पेस है इनके पास। देखिए, मेरी नज़र में IMF की 2 बड़ी कंडीशनलिटी होती हैं। एक तो जो है वो ये है कि बजट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP क्या हो, और एक हमारा प्राइमरी सरप्लस जो है वो क्या हो। तो एज ए परसेंटेज ऑफ GDP के हिसाब से, चूँकि अभी
इस साल में करंट ईयर में कोई 1 ट्रिलियन का मार्कअप में सेव हुआ है जो उनके बजट के मुकाबले में, और इसी तरह अगले साल भी 1 ट्रिलियन का फर्दर जो है वो सेविंग प्रोजेक्टेड है। तो यूं उनको उस अकाउंट पर जो है वो ज़रा आसानी होगी मुझे लगता है कि बजट डेफिसिट के मामले पर। जो प्राइमरी सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये है कि आप जो मार्कअप कॉस्ट के अलावा जो आपके रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस है उसमें जो है वो सरप्लस को जो है वो प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, या अगर उसमें डेफिसिट हो तो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो उसमें जो नंबर्स वगैरह आ रहे हैं उस नंबर्स की बेसिस पर वो एक गवर्नमेंट के लिए जो है ज़रूर चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है वो ऐसे मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ हेड्स हैं जिनको जो है वो ज़्यादातर FBR रेवेन्यू से जो है वो मीट किया जाता है। तो उसमें आई बिलीव कि गवर्नमेंट जो है वो का इस दफ़ा स्टांस ये है कि वो कुछ थोड़ा सा अपना एग्रेसिव पोस्चर रखना चाहते हैं अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक्सर जो है वो ये कहा है कि अब हमने स्टेबिलिटी हासिल कर ली है तो अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ग्रोथ की तरफ जाने के लिए मुमकिन है IMF से जो है वो ये कुछ रिलीफ मांगते हों कि आप हमारे बजट डेफिसिट जो आपको पता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8% ऑफ GDP था, अब वो इस साल के लिए करंट ईयर के लिए उन्होंने 6% ऑफ GDP रखा, लेकिन इससे भी बेहतर नंबर्स आ रहे हैं और वो 5.3% का जो है वो रनिंग रेट इस वक्त चल रहा है। अगले साल में नंबर्स आते हैं कि 5.1 होगा, 4.9 होगा या उससे कुछ ज़्यादा होगा। तो आई थिंक वहाँ जो है वो निगोशिएशन है, मुमकिन है कि दूसरे उन्होंने जो एवेन्यूज़ ऑफ रेवेन्यूज़ हैं उसको वो डिस्कस करते होंगे और उनमें सर्टेनिटी का एलिमेंट को जो है वो चेक करते होंगे। तो आई थिंक ये सारे मामला ये ग्रोथ हासिल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे मैनेज में रहे हैं, और उसमें एक तो इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट होना जो 22% से अभी ऑलरेडी 11% आ चुका है, अब भी वो ऊपर है और मज़ीद कम होना की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा इशू था जो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो एक रोड ब्लॉक था। दूसरा हाई एनर्जी कॉस्ट जो है, वो हाई एनर्जी कॉस्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब उसको इंडस्ट्री के लिए कम करने की कुछ अनाउंसमेंट हुई है और मज़ीद अभी भी वो ज़्यादा हैं रीजन में, और मज़ीद कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि जुलाई में इंशाल्लाह हम दूसरी भी अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे। तो अगर इसको रीजनल मार्केट्स के बराबर लाना है, रीजनल कंट्रीज़ के बराबर लाना है, तो इस वक्त जो ये 32 रुपये का यूनिट है जो 35 से अभी 32 आ गया है टैक्स को निकालने के बाद, तो ये 25 होना चाहिए, 25 नहीं तो 26-27 का भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो सर आपने ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए सारे, और ये सब ये मेरे सवालात का हिस्सा थे, लेकिन आपने काफ़ी पहले ही सब चीज़ों पे बड़ा अच्छे तरीके से वजाहत से इसको एक्सप्लेन किया। मैं अब ज़रा पॉइंट वाइज आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो फिस्कल स्पेस है वो तो गवर्नमेंट कहती है क्रिएट करेगी रिलीफ के लिए, लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर कर रही है IMF, हमारे एक्सपेंडिचर्स पे भी उन्होंने अपनी असेसमेंट्स दे रहे हैं या देंगे आगे भी कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होने चाहिए। इस सारे प्रोसेस को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का हमेशा अंडर क्रिटिसिज्म रहा है कि हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उस तरह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा 437 बिलियन कलेक्ट हुआ सैलरीड क्लास से टैक्सेशन की मद में, और अभी जो ताजिर दो स्कीम लाई है हुकूमत उसमें फ्यू मिलियंस यहाँ पर सिर्फ 4 मिलियन जो है वो उससे हासिल हुए। इस एनॉमली को आप किस तरह देखते हैं? और फिर एनर्जी सेक्टर का भी आप साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आपने इसको टच कर दिया है कि आप कहते हैं कि 25, 26, 27 आइडियल होगा रेट, तो क्या हम फिर कम्पीट कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट के साथ जिसके साथ हमारा कंपटीशन है, जो हमारे लेवल के लोग हैं? जी आई थिंक जहाँ तक कि एनर्जी का ताल्लुक है, अगर ये एनीथिंग बिटवीन 25 to 27 जो फिर 9 सेंट के करीब जो है कि रेट बनता है, जो रीजन में भी
यही है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी को डिमांड कर रही होती है। तो आई बिलीव कि उसके रिवीजन पे तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर एनर्जी फ्रंट पे कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। जहाँ तक कि ये रिटेलर्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि उन्होंने कुछ रेवेन्यू जो है वो इसमें बेहतर कलेक्ट किए हैं, लेकिन ये मैं नंबर देख रहा था कि वो बहुत ही अनबिलीवेबल लो नंबर किसी ने ये कोट किया है, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक कि ये सैलरीड क्लास की बात है, सैलरीड क्लास को डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ जो है वो अभी इसको देखना है कि एक ही दफ़ा में सारा रिलीफ आ जाता है या इंस्टॉलमेंट में वो रिलीफ आता है। सर वो इंस्टॉलमेंट में किस तरह आएगा? बात करने लगा उसमें ये कि एक सर्टेन परसेंटेज अभी कम करें, फिर एक सर्टेन परसेंटेज नेक्स्ट ईयर कम करें। अच्छा, तो यूं जो है वो करें। लेकिन तीसरा में जो आपको बता रहा था ये इंटरेस्ट रेट और एनर्जी कॉस्ट, वो है हाई टैक्सेशन रेट। तो हाई टैक्सेशन रेट भी हमें रीजन में दूसरे कंट्री से इनकॉम्पिटिटिव कर देता है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। कि अगर कोई कैलकुलेशन करेगा कि अगर हम और मुल्कों में, हम इस रीजन के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ टैक्स रेट जो है वो 25 से 30% के दरमियान है। हमारा सुपर टैक्स मिला के 39% का रेट बनता है। तो उसमें भी ये है कि कुछ रिलीफ की ज़रूरत है अगर हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सीरियस हैं। तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट में जो है वो कमी हो सकती है कि वो 10% का जो सुपर टैक्स है वो 3 साल अभी अनाउंस हो जाएगा, 3 और 4 करके वो हर साल इसमें कमी लाएंगे। तो ये भी आई थिंक इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। अगर हम इन्वेस्टमेंट का फ़रोग़ चाहते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर ये एनर्जी का मसला हल हो जाए, इंटरेस्ट रेट हल हो जाए और ये हो जाए, तो फिर हम पाकिस्तान जो है इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉपुलेशन है, और उससे फिर ये कि जब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़े तो फिर रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, और लोगों को फिर जो महंगाई हो चुकी है, अब तो महंगाई का नया रेट कम हो गया है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं कि कम हो गया है। तो लेकिन ये है कि जो हो चुकी है उसको डील करने का एक ही तरीका है कि लोगों की इनकम जो है वो जो है वो बढ़नी चाहिए। तो आई थिंक इस पर जो है वो हुकूमत ये अंडरस्टैंड करती है और समझती है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बट वो उससे कंडीशनल है कि उनके पास स्पेस पैदा हो। जहाँ तक ख़र्चों की बात आपने की कि जो बजट में एक्सपेंसेस हैं, तो आई थिंक इस साल तो ये है कम से कम कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही लो है। तो उस इन्फ्लेशन की बिना पर ये सैलरी इंक्रीज़ और ये शायद उसका केस नहीं बनता है, और जगहों पर भी उनके खर्चे जो है वो इतने नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन जहाँ ये है कि जहाँ सरप्लस पूल है, जहाँ नेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो रिडंडेंट है, उनको ख़त्म करके भी कुछ आई थिंक सेविंग्स की जो है वो गुंजाइश बनती है। फिर एक और जो एरिया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि अभी गवर्नमेंट जो है सारा PSDP जो है वो उसके बजट से करती है, और बजट में फिर पैसे बोरो करके लिए जाते हैं। तो अगर इसको आउटसाइड द बजट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रखा जाए तो इतना बोझ जो है वो बजट के ऊपर कम आएगा, और उनके पास स्पेस पैदा होगी, और स्पेस पैदा होगी तो फिर ये है कि रिलीफ का केस जो है वो बन सकेगा। राइट सर, अब ये जो गवर्नमेंट ने डिजिटल इनोवेशन के लिए सरप्लस पावर को क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स की तरफ डाइवर्ट करने का ऐलान किया है, और ये भी कहा है कि 2000 मेगावाट पहले मरहले में स्पेयर किए जाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान में ये जो हम देख रहे हैं कि 4 करोड़ से ज़ायद क्रिप्टो के यूज़र्स हैं, क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के जो इस इनिशिएटिव से जॉब्स और रेवेन्यू साइड पर आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं? क्योंकि सोर्सेज से ये रिपोर्ट हुआ है कि स्टेबल पावर सप्लाई और दीगर मालियाती जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो देने से क्रिप्टो बिजनेस पाकिस्तान को सालाना $500 मिलियन
डॉलर तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? आई थिंक इससे तो सबसे पहले तो ये प्राइस एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि अगर उसकी मार्केट बनेगी और फिर एनर्जी मार्केट इसके ज़रिए जो है वो डेवलप होगी तो उसमें जो है वो प्राइस की एफिशिएंसी आएगी। दूसरा ये है कि इसका इंक्रीमेंटल यूज़ की वजह से एनर्जी प्राइसेस को कम करने में मदद मिलेगी। तो अगर इसकी और डिटेल्स आएंगी तो और हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन ये है कि अगर दो चीज़ें जो अभी समझ में आती हैं वो तो ये है कि अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की मार्केट बनती है तो दैट इज़ आई थिंक गुड फॉर द कंज्यूमर्स, और इसी तरह अगर इसका जो है वो कंजप्शन अगर बढ़ता है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर लोअरिंग इट्स प्राइस। ओके, क्योंकि देखिए ना, अगर 2000 मेगावाट इसमें अभी इनिशियल स्टेजेस पे यूटिलाइज हो रही है तो डेफिनेटली अगर इसका रियल पोटेंशियल सामने आए तो मेरा ख्याल है हमें तो फिर शायद आगे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा प्रोडक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। अभी तो खैर हम सरप्लस पे हैं, शायद 7000 का ओवैस लगारी साहब ने कहा था कि हमारे पास अवेलेबल है जो हम दे सकते हैं एडिशनल। जी, इसी किस्म के नंबर जो है वो आ रहे हैं। ये 2000 जो है उनको इस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करना है, इस मार्केट के लिए अवेलेबल करना है, या इससे कंजप्शन जो है के लिए है, ये ज़रा क्लैरिटी की ज़रूरत है, या एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है ये कि ये इसके बारे में मालूम किया जाए। सर, आप ही कोई असेसमेंट है इस पर कि इसमें जॉब्स कितनी क्रिएशन हो सकती हैं, जॉब्स का क्या पोटेंशियल है, या जो लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए कितना इसमें स्कोप है? आई थिंक इसमें मुझे पूरा सही बात यह है कि इतना ज़्यादा इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देखिए कंजप्शन इस वक्त हमारी पाकिस्तान की नीड है कि उसकी कंजप्शन बढ़े, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, और कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम ये जो आपने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सुनी थी कि जो है वो कैपेसिटी पेमेंट बगैर चलाए जो है वो दे रहे हैं, तो वो अगर कंजप्शन होगी तो वो कैपेसिटी पेमेंट जो है उसकी कॉस्ट वाइड स्प्रेड होती है। सो अपेरेंटली इसका ये बेनिफिट हमें दिख रहा है इनिशियल स्टेज पे कि 2000 मेगावाट अगर उधर जाता है तो फिर हमारा कैपेसिटी पेमेंट्स वाला मसला थोड़ा सा हल होगा। सर थैंक यू सो मच। जी सर, जी आप कंप्लीट कर लें। मैंने सवाल उठाया इसलिए मैंने सवाल उठाया कि इसको समझना पड़ेगा कि ये मार्केट डेवलप करने के लिए 2000 एलोकेशन है या इससे एक्चुअल कुछ कंजप्शन बढ़ेगी। तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से नहीं है इस पर। ये मालूम करना पड़ेगा और फिर इसके बारे में कोई राय कायम कर सकेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद। ये इनिशियल प्लान है, इसकी तफसीलात डिटेल जैसे जैसे सामने आएंगी तो पता चलेगा इसके क्या बेनिफिट है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान की बात करेंगे। 2 रोज़ कबल मैं बलूचिस्तान में मौजूद था, कोयटा CMH अस्पताल में ज़ख्मी बच्चों को देखा, बहुत ही तकलीफ़देह और कर्बनाक मनाजिर थे, और उनकी फैमिलीज़ का हौसला कितना बुलंद है, और बलूचिस्तान में इस वक्त इस वाक़े के बाद क्या हो रहा है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की। 2 रोज़ कबल मुझे बलूचिस्तान जाने का मौका मिला, जहाँ पर जो खुशदार वाक़े के ज़ख्मी हैं बच्चियाँ, उनसे मुलाकात की और जो दर्दनाक और कर्बनाक सूरत हाल वहाँ पर देखी वो नाकाबिले बयान है। जो फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, उनका हिम्मत और हौसला काबिल दीद था इस तकलीफ़ में, इस दुख की घड़ी में। उसके बावजूद उनके अंदर की जो पाकिस्तानियत थी, उनका जो अज़म था, उनका जो यकीन था, वो काबिल तारीफ़ था। दुश्मन ने सॉफ्ट टारगेट हमारे बच्चों को निशाना बनाया। APS के बाद दूसरा बड़ा वाक़या था जिसमें स्कूल वैन को, स्कूल बस को निशाना बनाया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक और तरह का माहौल है इस वक्त। बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्द अनासर हैं उनकी सरकूबी के लिए रियासत की तरफ से भरपूर ऑपरेशंस जारी हैं, और वहाँ पर जो लोग, जो मुतासरीन हैं, उनका जज्बा ये बताता है कि इस जज्बे के होते हुए दहशतगर्द कभी भी जो है वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आपको ज़रा वहाँ पर दिखाते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है उनकी फैमिली से, उनका क्या कहना है। आप ज़रा देखें उनका जज्बा और हौसला
कितना बुलंद है। जी, हम इस वक्त CMH कोयटा में मौजूद हैं, जहाँ पर खुशदार वाक़े के ज़ख्मी और ज़ाहिर शहदा भी इस वाक़े में जो थे उनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर बड़ी दुख की घड़ी है, कर्ब का लम्हा होता है ये अपने प्यारों को, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने फूल जैसे बच्चों को तकलीफ़ में देखना, उनका दुनिया से शहीद होना, चले जाना, उनका ज़ख्मी होना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इस तकलीफ़ को, इस कर्ब को जो है वो बर्दाश्त कर सके। जानते थे कि भारत अब सॉफ्ट टारगेट बनाएगा, बलूचिस्तान को और KPK को टारगेट बनाएगा अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, और वही हुआ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट किया, सॉफ्ट टारगेट्स को और बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। तो अब हमारे साथ इस वक्त कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनसे ज़रा बात करेंगे, क्योंकि उनका अज़्म ये है कि वो अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने को तैयार हैं, और अब जो तकलीफ़ इस वक्त वो उठा रहे हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस मुल्क का हम दिफा करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद साहब, आपकी फ़ैमिली से कौन बच्चा था, बच्ची थी, और या उनकी क्या? जी, मेरा एक नवासा है और 2 नवासियाँ हैं। नवासा अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो गया है। दुख तो बहुत है, लेकिन हमें फ़ख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने शहादत नौश फरमाई है। मुझे फ़ख्र है, मेरा एक नवासा शहीद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अगर 5 नवासे भी 10 भी होते ना, मुल्क के लिए कुर्बान कर देता। ये हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है इंडिया, वो पीछे से वार करता है, बहुत बुज़दिल है, और उसने बुज़दिलाना वार किया है, इससे पहले भी किया है और अभी भी करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? आमिर मसीह सर। अच्छा, आप किधर से ताल्लुक़ है? सर खुशदार से ही हम। अच्छा, खुशदार से हैं। जी सर। तो आपकी फ़ैमिली से कौन था, बच्चा था, बच्ची? बेटी थी मेरी सर, 8 क्लास की स्टूडेंट APS की, तो वो उस बस के अंदर मौजूद थी जिस बस को टारगेट किया है ना। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मौके पर अपनी कौम को, इस ऐसे लम्हे पे जब आप ख़ुद भी ज़ाहिर तकलीफ़ में हैं, कर्ब में हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए क्या पैगाम है? मैं अपनी तमाम जो मसीह कम्युनिटी है उसको, और जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि ये दुश्मन जितनी भी कोशिश करे हमें डराने की या हम पे गलबा पाने की, ये नहीं पा सकता। प्लीज़ खुदाया हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें, क्योंकि हमें इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी, वालेकुम सलाम, मेरा नाम वसीम आसिफ है। और आपका क्या नाम? सूबेदार अल्ताफ़। आपकी फ़ैमिली से? जी, मेरे छोटे भाई हैं सूबेदार सलीम, उनकी 2 बेटियां शहीद हो गई हैं, और एक बेटा क्रिटिकल कंडीशन में CMH में एडमिट है। 2 बच्चियां, एक 10th क्लास की स्टूडेंट थी ईशा सलीम, और एक 8th क्लास की स्टूडेंट थी सैर सलीम। वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, शहादत का रुतबा उन्होंने पा लिया है। बेटा राफे सलीम CMH में है, हेड इंजरी हुई है, एक लेफ़्ट आँख डैमेज हुई है, बाकी भी है। बस दुआ करें अल्लाह पाक उसको जल्द से ज़ियाब करे और मेरे भाई को सब्र दे, हमारी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कौम को? मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बुज़दिल दुश्मन जो है, ये मोदी, ये समझता है कि मैं ऐसे छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करके, बच्चों के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को कमज़ोर कर लूँगा, तो ये उसकी सोच है। इस वक्त मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अताउल्लाह तारर साहब बड़े वोकल हैं, और ये जब कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ उस वक्त से ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अवेलेबल भी रहे हैं और कंटेस्ट करते रहे इस मसले को। टेररिज्म पाकिस्तान के लिए नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तानी कौम 25 साल से ये भुगत रही है दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात। तारर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एक तो बड़ा तकलीफ दे था अभी उन बच्चों को देखना। हम सब जो लोग माँ बाप हैं, हमें पता है कि ये माँ बाप के लिए लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। रियासत का रिजॉल्व है, एक्शन करेंगे। मैं आपसे ज़रा स्पेसिफिकली समझना चाहता हूँ, नैरेटिव जो है जो भारत बेचता है बलूचिस्तान से रिलेटेड, उसको हम काउंटर करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, 1 और 2 इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए, एक तो आज आपको और इंटरनेशनल मीडिया को ये हिलाने का मकसद ये था कि फ़र्स्ट हैंड आप देखें कि बच्चों की क्या सफरिंग है, बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, और किस तरह इंडिया प्रॉक्सीज़ के थ्रू सॉफ्ट टारगेट्स को जो है वो टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आपने आके ख़ुद देखा, आसान नहीं था ये बच्चों के वार्ड में जाना, उनकी हालत इज़हार को देखना। हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। कुलभूषण यादव 2016 नेवल कमीशन ऑफिसर यहाँ से पकड़ा गया दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्विस। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद इंडियन मीडिया सेलिब्रेट करता रहा जाफ़र एक्सप्रेस को। उन टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन मीडिया पे बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मास्क पहन के। और ना सिर्फ ये, ऐसी फुटेज जो पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं थी
वो इंडियन चैनल चला रहे हैं। तो ये सारी बातें दुनिया को भी बताएंगे और जो जो एविडेंसेस हैं, कॉल्स इंटरसेप्ट हुई जिस पे इंडियन हैंडलर्स दहशतगर्दों से राब्ते में हैं, तो नैरेटिव डोमेन में इंशाल्लाह ताला हम भरपूर अपना किरदार अदा। ये बताएं कि कन्विक्शन रेट्स बहुत कम होते हैं, टेररिस्ट पूरे मुल्क में पकड़े जाते हैं और यही असल हमारा मसला है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के फ्रंट पे क्या एफर्ट है? देखिए, इसमें एक लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की, उसको लॉ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। उसमें कई जो चीज़ें हैं वो ज़ेरे गौर हैं कि टेररिस्ट के लिए फेसलेस कोर्ट्स बना दिए जाए। कोलंबिया में बने थे नार्को माफिया को डील करने के लिए। इट वर्क रियली वेल। सो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं नए लॉज की इनैक्टमेंट के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से, फेसलेस कोर्ट्स के हवाले से, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। थैंक यू जी। गुफ्तगू आपने सुनी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन की। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और बलोचिस्तान में उसकी मुदाखलत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आलमी बरादरी को मुसलसल ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए हैं जो भारत की खुफिया कार्रवाइयों को बेनकाब करते हैं। 2009 में शर्म शेख में होने वाली पाक भारत बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए। फिर 2010 में विकीलीक्स के इंकशाफात सामने आए जिनमें अमरीकी डिप्लोमेटिक केबल्स ने तस्दीक की कि आलमी माहिरीन बलोचिस्तान में बदमनी के पीछे भारतीय किरदार से वाकिफ थे। 2015 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक मुफस्सिल डोजियर दिया जिसमें इंटेलिजेंस बुनियादों पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए। 2016 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। उस वक्त सामने आया वो बड़ा ब्रेक थ्रू जब पाकिस्तान ने भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। उसके एतराफ़ी बयानात ने पाकिस्तान में रॉ की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आश्कार किया। मज़ीद 2 डोजियर्स 2019 और 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द किए गए जिनमें नई मालूमात और एतराफ़ात शामिल थे। कई ऐसे एतराफ़ थे जो बहुत वाज़े थे, जो भारत की रियासती दहशतगर्दी की नई जिहतें उजागर करते हैं। तो क्या आलमी बरादरी अब भी खामोश रहेगी? देखना है कि अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान क्या कर सकता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मीर शुएब नौशरवानी साहब, फाइनेंस एंड मिनरल्स मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। उनसे ज़रा इस पर हम बात करेंगे और हमें मीना मजीद MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। नौशरवानी साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में अब एक ज़ाहिर हमें इन्वायरमेंट भी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये बातें समझाना हम तो पीटते रहते थे, लेकिन उस वक्त उसको लोग बहुत सारे लोग ये एंगल देते थे कि वहाँ कोई ऐसी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ इस वक्त एक भरपूर ऑपरेशन हो रहा है। कंटिन्यूटी रहे, आगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है इस मसले से, क्योंकि ये बार बार सरफेस होता है और फिर उसके बाद ये इशू थोड़े अरसे बाद डाई डाउन हो जाता है। सो कंटिन्यूटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या कर रही है? जी शुक्रिया ब्रदर। सर, जिस तरह आपने बात की कि इंडियन जो स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ये मेरे ख्याल से आज की नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है वो इंडिया अपनी साजिशें करता रहा है, चाहे ईस्ट पाकिस्तान को ले लें या उसके बाद दीगर वाक़यात ले लें। बल्कि मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी आमिर मीर साहब की, जो गंगा हाईजैकिंग थी एयरप्लेन की, तो उसमें तैयारी के अगवा में इराक का गालिबन एक कोई RK यादव जो था ऑफिसर था, उसने खुद ही इस बात का इंकशाफ किया कि ये हमने खुद ही करवाया था। तो कुलभूषण है, इस तरह की कई ऐसी मिसालें, एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। जबकि मैं तकरीबन 2003-04 में इंटीरियर मिनिस्टर था बलूचिस्तान का, तो कुछ वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। कुछ ऐसे अफगानी टेररिस्ट पकड़े गए थे जो कि बाकायदा तौर पे ट्रेंड हुए थे कंधार में, इंडियन कौंसलेट से उनके रवाबित और वास्ते थे। तो एक पुराना रिश्ता और ताल्लुक रहा है, सबसे पहले उस ताल्लुक को कट करने की जरूरत है। ऑलराइट, अब ये बताएं, जो टेररिस्ट हैं इनको आइसोलेट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बलूचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो क्या एफर्ट कर रहे हैं या क्या करना चाहिए उन्हें मज़ीद? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात हुई है, और है तो एक दुख और एक अफसोस की खबर कि जो हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा दुख और दर्द है, जिससे वक्त के साथ इस पर जो है वो चीज़ें जो है वो समझी जा सकती हैं, इसके अवामिल और मामला सामने लाए जा सकते हैं, उस दर्द को कम किया जा सकता है। लेकिन इस पर जो एक खुशाइंद चीज़ मैंने बलूचिस्तान में देखी, इसमें तमाम नेशनलिस्ट पार्टियां हैं और तमाम जो मजहबी पार्टियां हैं और तमाम जो फेडरल नुमाइंदा पार्टियां हैं, वो तमाम एक पेज पर हैं। तो एक बहुत एक अच्छा एक
इम्प्रेशन है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बैक कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी और करम रहा है। जो मैं इंडियन मीडिया में वहाँ के एंकर्स पर्सन को देख रहा हूँ जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जोर शोर से अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर इस वाक़े को पहले दिन से ही पाकिस्तान के फोर्सेस का मोरल डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं कि ये जो बस पर बच्चों पर हमला हुआ। तो मेरे ख्याल से जो उस बच्चियों के वालिद जो थे, जिनका वो जज्बा उस दिन हमने देखा, ये फोर्सेस का जो मोरल है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। खासकर ये रिसेंटली जो एग्रेशन था इंडिया की तरफ से और हमारा रिटेलिएशन था, भरपूर जवाब था जो इंडिया को जो है एक शिकस्त हुई, उससे हमारा मोरल भी बहुत ऊपर हुआ है। और बलूचिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो जमहूरी और सियासी पार्टियां वो सारी एक पेज पे हैं। जी मीना साहिबा, जरा ये बताइएगा कि ये आप लोगों की पार्टी की हुकूमत भी है वहाँ पर, आप लोग बलूचिस्तान की जो इश्यूज़ हैं, जो महरूमियाँ हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली टेररिस्ट जो हैं वो उन्हीं लोगों को मोटिवेट करते हैं या उनको अपने साथ ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि जिनको गरीब इलाकों से या कमज़ोर इलाकों से लोगों को उठाते हैं और इसके लिए तैयार करते हैं। सो जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके लिए क्या एफर्ट्स की जा रही है ताकि साइड बाय साइड एक तरफ तो ऑपरेशन चल रहा हो लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिकली उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा रहा हो ताकि फर्दर लोग इसका हिस्सा ना बने? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि बलूचिस्तान के इस टॉपिक पे आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसमें बाकायदा आपके सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे जाते हैं। एक तो ये एक निशाना बनाने के लिए, चाहे वो आपकी लेबरर्स हों, कोल माइनर्स हों, टेलर्स हों, आपके पैसेंजर्स हों, इस तरह उनको शहीद किया जाता है। खौफ का एक माहौल पैदा किया जाए, सॉफ्ट आपके टारगेट्स होते हैं। ये जो आप बलूचिस्तान में जो खुलदार में वाक़या हुआ, जिसमें मतलब इंतहा दर्जे की जो गिरी हुई, जो इन्होंने दहशतगर्दी की उधर खुलदार में, मासूम बच्चों को निशाना बनाए, स्कूल वैन पे हमला हुआ। तो मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवानों को ये जो हुकूक के नाम पे ये जो वर्गलाते आ रहे हैं, तो आप ये सवाल छोड़ते हैं बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, कौन से हुकूक है जो अपने बच्चों से हासिल कर रहे हैं, वो कौन से हुकूक है जो आप नाइयों से, दोबियों से हासिल कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो इंडिया के एजेंडे पर, दुश्मन के एजेंडे पर अमन अमान को खराब करके, खौफ का एक माहौल पैदा करके बलूचिस्तान को तरक्की से रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपने पूछा कि हुकूमत ने वो कौन से इनिशिएटिव लिए कि हम एंगेज करें अपने उस डिप्लॉयड नौजवान को। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने भी टेररिज्म में ये ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल हुए, वो तो किसी डिप्लॉयड फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे। पढ़े लिखे वेल आपकी सरकारी मुलाजमतों पे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छे खासे या तो ठेकेदार हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह मतलब ये इस्तेमाल हुए। तो इससे तो साबित ये होता है कि कोई डिप्राइवेशन की अगर ये बुनियाद पर लोग जाके इस तरह को इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर ये तो आपका जो शारी जो एक खातून थी खुदकुश बमबार बनी, उसकी फैमिली में तमाम तर लोग सरकार के मुलाजिम हैं, अच्छे खासे तनख्वाहें ले रहे हैं। इसके अलावा जो एक एडुकेट फैमिली से ताल्लुक रखती थी एक लड़की, ये लॉ से जिनका ताल्लुक था, उनको ये खुदकुश बमबार बनाया गया, तो उनका भी वेल ऑफ फैमिली है। तो कहने का मकसद ये कि दहशतगर्दी है और इसमें प्लानिंग है, इसमें बस नौजवान दिनों के साथ खेला जा रहा है। हुकूमत की तो इनिशिएटिव पहले भी थे, अभी भी हैं। मौजूदा हुकूमत में हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किसी भी सूबे में इस तरह नहीं है कि आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में बच्चों को भेजें फ्री ऑफ कॉस्ट, हम भेज रहे हैं। शहीदों के बच्चों को हम उनकी तालीम दे रहे हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट पे आते हैं ऑन वार्ड उनकी पूरी तालीम फ्री, 30,000 नौजवानों को बाहर भेज रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम लोगों को एंगेज कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर हम प्रोग्राम और इस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं। अभी आने वाले वक्तों में और बहुत सारी चीजें इन पाइपलाइन है। यूथ अफेयर्स की भी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी पैरेलल चीजें हो रही हैं, साथ साथ हम नौजवानों को एंगेज रख रहे हैं। लेकिन ये जो एक दहशतगर्दी है फुली स्पॉन्सर्ड एंड फुली फंडेड, जिसमें वो दुनिया जहान के फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, जदीद असला दे रहे हैं, बाकायदा इनके चैनल्स है, तो उनकी कमर तोड़नी होगी इन चैनल्स की, इन सहूलतकारों की जो इनकी सहूलतकारी करते हैं। जो बलोच नुमा, जो बलोच के नाम पे ये जो वो दुश्मन के जो गद्दार हैं, उन सब की शिनाख्त करके ये चैन इनका वो नेटवर्क कमजोर करना होगा। ये अवामी ताकत से होगा। लेकिन अब बलूचिस्तान की जब बच्चों पर हमला हुआ है, मासूम बच्चे शहीद हुए, उनका खून बहा है, तो बलूचिस्तान में एक जो जज्बा बेदार हुआ है, जो हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये जज्बा दहशतगर्दी का खात्मा करेगा। थैंक यू सो मच। मीना मजीद MP हैं पीपल्स पार्टी की, मीर शोएब नौशरवानी
मिनिस्टर हैं सूबाई, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। याद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।